नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, उनका एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया है। देखिए, किसी भी देश का प्रेसिडेंट का अगर मौत हो तो उस देश के लिए बहुत ही बड़ा लॉस माना जाता है। अब इब्राहिम रईसी के जो मौत को लेके कई सारी थ्योरीज सामने आ रही हैं और कई सारे अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसके पीछे जो हादसे के पीछे का रहस्य क्या है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो में बने रहे अंत तक, क्योंकि ना आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। देखिए, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत होना उस पूरे रीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और उनके प्रेसिडेंट के मौत से उस रीजन के जियोपॉलिटिक्स पे बहुत असर पड़ सकता है। उसके बारे में भी बात करेंगे, पर पहले एग्जैक्टली क्या हुआ है उसका क्रोनोलॉजी को समझें। ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ कैसे? देखिए, 63 वर्षीय इब्राहिम रईसी, उनके यहाँ एक प्रोविंस है ईस्ट अज़रबैजान। वो वहाँ से अपने हेलीकॉप्टर से वो आ रहे थे और एक दूसरे शहर, उसका नाम है तबरीज़। तो उसी हेलीकॉप्टर से जब वो आ रहे थे तो ये हेलीकॉप्टर का जो क्रैश हुआ था वो एक डिज़मर फॉरेस्ट करके एक जंगल है। ये पड़ता है आपका एक वर्जाकान शहर और एक ज़ोल्फा शहर के बीच पड़ता है, ईरान में, नॉर्दर्न रीजन ऑफ ईरान में पड़ता है वो। तो इनिशियल रिपोर्ट्स क्या बोल रही थी कि उनका हेलीकॉप्टर आ रहा था और रास्ते में उनको हार्ड लैंडिंग करना पड़ा, क्योंकि ना वहाँ का जो वेदर था बहुत ही फॉगी वेदर था और ब्लिजर्ड्स चल रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी। तो इसके कारण हार्ड लैंडिंग करना पड़ा था। तो ये बेसिकली वो गए थे, कहाँ गए थे वो? ईरान और अज़रबैजान के बॉर्डर गए थे। वहाँ क्यों गए थे? वहाँ गए थे वो गए थे वहाँ एक डैम के इनॉग्रेशन को लेके। डैम के इनॉग्रेशन में क्या कौन कौन थे? रईसी थे और उनके विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियां करके उनका नाम था, जिनकी मौत उसी हादसे में हो गया है। तो वो गए थे और बॉर्डर के उस पार से अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट इल्हम अलीयव वो आए थे। वो फिर उसके बाद डैम का इनॉग्रेशन हुआ। डैम के इनॉग्रेशन ख़त्म, जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया उसके बाद वो जो वापस आ रहे थे रईसी, तो ये हादसा हुआ। लेकिन उस हेलीकॉप्टर, रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ उनके साथ और 2 हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे। इसका मतलब एक 3 हेलीकॉप्टर्स का कॉन्वॉय था। वो हेलीकॉप्टर्स में से 2 हेलीकॉप्टर्स जो है, जो आपके निर्धारित जगह पे सुरक्षित पहुंच गया था, लेकिन इनका जो हेलीकॉप्टर, रईसी का हेलीकॉप्टर, ये बीच में ख़राब वेदर के कारण कांटेक्ट उनका टूट गया था। तो उनका जो इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं अहमद वाहिदी, उन्होंने कहा कि बैड वेदर के कारण उनका संपर्क टूट गया था और 2 हेलीकॉप्टर्स निर्धारित स्थान में पहुंच गई थी, लेकिन इनका हेलीकॉप्टर मिसिंग हो गया था। तो ये हो गई थी, मिसिंग तो हो गया। अब उसके बाद पता चला कि क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर का। इस हेलीकॉप्टर में कौन कौन थे, हमें वो जानना भी ज़रूरी है। इस हेलीकॉप्टर में थे प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, उनका फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अहमद अब्दुल्लाहियां, और एक थे वो जो उनके यहाँ जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामीनी, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हैं ईस्ट अज़रबैजान प्रोविंस के, वो भी थे उस हेलीकॉप्टर में। उनका नाम है मोहम्मद अली अल हसन। फिर ईस्ट अज़रबैजान के गवर्नर जनरल मालिक रहमती। फिर इब्राहिम रईसी के जो पर्सनल सिक्योरिटी थे, हेड ऑफ सिक्योरिटी टीम उनके, ब्रिगेडियर जनरल मेहदी मौसवी। उसके अलावा ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड, उसके जो एक मेंबर
उसके अलावा पायलट, को पायलट और जो क्रू का चीफ वो भी था। तो कुल मिला के कई सारे लोग थे जो कि क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में नीचे गिर गए। अब ये सर्च ऑपरेशन उन्होंने कैसे किया, ये टू आइडेंटिफाई कहाँ पे क्रैश साइट था, उससे पहले सर्च ऑपरेशन जो है उन्होंने कैसे किया। उनका ईरानियन ऑफिशियल्स का कहना है कि वो इलाका बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, बहुत ही ट्रेचरस टेरेन है वहाँ का, स्टीप पहाड़ है वो और बिल्कुल जंगल से घिरा हुआ है। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धुंध या हेवी फॉग जिसे बोलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा था। तो दोपहर के टाइम क्रैश हुआ है, उनको पता चला था। तो ईरान का जो है ईरानियन रेड क्रेसेंट सोसाइटी है, उनका जो सर्च टीम है उन्होंने भेज दिया था 40 मेंबर का टीम। लेकिन ग्राउंड में सर्च करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक ऊपर तो एक फॉगी वेदर है, ऊपर से बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, बिल्कुल ब्लिजर्ड्स जिसे बोलते हैं उस तरह का हवा चल रही थी। तो ग्राउंड में सर्च ऑपरेशन ज़्यादा देर तक वो कर नहीं पाएंगे। ऊपर से ये था कि इतना फॉगी वेदर था कि ड्रोन भी आप लोग उड़ा नहीं सकते हो, क्योंकि ड्रोन से नीचे कुछ दिखेगा नहीं, ऊपर से बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो ड्रोन ऐसे भी उड़ नहीं सकता। तो इन्हीं सिचुएशन में उन लोगों ने मई 19 तारीख दोपहर से लेके रात तक पहुंच गए, लेकिन कुछ सर्च ऑपरेशन आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। तो ये क्रैश साइट उनको कैसे मिला? देखिए, ईरान के आस पड़ोस के सारे देश जो ये हेलीकॉप्टर क्रैश साइट ढूंढने में उनकी मदद करनी चाहिए, और उसमें से टर्की जो था बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने मदद की है। और अगर कहा जाए तो टर्की के पास जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रात में ही ड्रोन चला दिया था उस एरिया में जहाँ पे जो लोकेशन है उस लोकेशन के आसपास जो है उन्होंने ड्रोन को उड़ाया था। तो वो फॉरेस्ट इलाका, जब उनको ड्रोन के फुटेज उन्होंने फिर रिलीज़ किया था सुबह तड़के, मई 20 तारीख के सुबह के टाइम उन्होंने, टर्की ने एक ड्रोन फुटेज रिलीज़ किया था। उस फुटेज में जो ये जो ट्रेचरस माउंटेनस फॉरेस्ट रीजन है वहाँ पे उनको दिखा कि एक आग जलती हुई दिखाई दी थी। तो उनको उसी वक्त लगा था कि ये हेलीकॉप्टर का जो क्रैश का स्पॉट हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट से जो वहाँ का लोकेशन का कोऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने भेज दिया था ईरान को। ये एग्जैक्ट लोकेशन था 20 किलोमीटर जो साउथ ऑफ अज़रबैजान और ईरान के बॉर्डर, जो ये बिल्कुल एक स्टीप माउंटेन के बगल में ही नीचे गिरा हुआ मिला था। तो इसी फुटेज के आधार पे और कोऑर्डिनेट्स के आधार पे फिर क्या हुआ, ये जो ईरानियन क्रेसेंट जो सोसाइटी है उनके लोग जाके वहाँ पहुँचे और उनको क्रैश साइट मिला, और उस क्रैश साइट में उनको कोई जीवित नहीं मिला, सारे मृत पाए गए हैं। और कहा जाता है कि इतने बुरी तरह से जो डेड बॉडीज़ जली हुई मिली हैं कि पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। तो यही हालत, इसी हालत में ये जो डेड बॉडीज़ हैं वहाँ मिली हैं। उन्होंने वहाँ से डेड बॉडीज़ को निकाला है और शायद वो लेके तेहरान आने वाले हैं या पहुँच चुके होंगे जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ से पुष्टि हो गई कि ईरान के प्रेसिडेंट, उनके फॉरेन मिनिस्टर का देहांत हो चुका है हेलीकॉप्टर क्रैश में। अब इसके आगे अभी ईरान में पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा, इसके बाद राइसी के बाद कौन प्रेसिडेंट बनेंगे? देखिए, इब्राहिम राइसी के हादसे के बाद, उनके निधन के बाद उनका एक इमरजेंसी मीटिंग हुआ है काउंसिल का। उसमें उनका जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खामेनी, उन्होंने जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मुकबिर, उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। इसके पीछे का कारण ये है कि ईरान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 131 में ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे 50 दिन तक, 50 डेज के भीतर। क्या होगा, जो एक काउंसिल बनेगा जो कि वाइस प्रेसिडेंट, ईरान का वाइस प्रेसिडेंट होगा, फिर स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट
और हेड ऑफ जुडिशरी, ये तीन मिलके फिर दोबारा से इलेक्शन कराएंगे 50 दिन के भीतर ईरान के अंदर। अब राइसी बने थे 2021 में प्रेसिडेंट, तो ऑफिशियली उनका जो इलेक्शन ड्यू था 2025 में। अब क्या होगा, अभी ये जो क्राइसिस हो गया उनका, इनके राइसी का जो डेथ हो गया, उसके चलते उनका इलेक्शन करीबन जुलाई महीने में होने की संभावना है, जुलाई के भीतर होने की संभावना है। तो ये हो गया आपका क्लियर कि अभी वाइस प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद मुकबिर, वो ईरान के एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए हैं। लेकिन इस हादसे में बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो रही है, और जो संदेह का सुई यहाँ तक आ पहुँचा है कि ये हादसा है या हत्या है। तो उस बारे में मैं थोड़े आपकी अभी डिटेल में आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या अटकलें लगाई जा रही हैं इनके रईसी के मौत को लेके। अब ये हादसा जो है, इसमें शक पैदा करने वाली दो चीज़ें मैं अभी पहले बताता हूँ आपको। पहली बात है कि एक ही हेलीकॉप्टर में इतने सारे वीआईपीज़ क्यों जा रहे थे। ये बात क्यों हो रही है, क्योंकि ना देखिए, मिडिल ईस्टर्न रीजन में जो है, मिडिल ईस्ट में ईरान जो है बहुत सारे देशों के अंदर इन्वॉल्व है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें प्रॉक्सी जो वॉर जो चला रही है, जैसे कि फंड करती है जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को ईरान, तो ये सारे प्रॉक्सी वॉर्स चलाती है, जैसे कि आपको पता है सीरिया में कर रही है, इराक में, यमन, लेबनान, फिर इज़राइल में हमास को सपोर्ट करता है। तो बहुत सारे जगहों में ईरान इन्वॉल्व है। लेकिन जब इनका इतना इन्वॉल्वमेंट है तो थोड़ा आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि इतने सारे वीआईपी एक हेलीकॉप्टर में क्यों जा रहे थे। क्यों ना, ऐसे इन्वॉल्वमेंट जब होते हैं तो अलग अलग जाना चाहिए आप लोगों को। अगर आपको याद होगा कि पिछले बार इनका जो जनरल था, क्या नाम था उसका, कासिम सुलेमानी, याद है आपको? वो जनरल इराक में, उसको किसने उड़ाया? अमेरिका ने उड़ाया बगदाद में, क्योंकि ना वहाँ पे वो अपना वो जो ईरान का जो क्वाड फोर्स है उसको यूज़ करके वहाँ पे गड़बड़ी फैला रहा था इराक के अंदर। तो अमेरिका को पता चल गया, पिन पॉइंटेड अटैक किया और उसको ख़त्म कर दिया। तो जब ये पहले ही उनका एक्सपीरियंस रहा है कि अमेरिका ऐसे उड़ा सकता है, तो एक हेलीकॉप्टर में जाने का क्या मतलब था? 3 हेलीकॉप्टर का कॉन्वॉय था, और 2 हेलीकॉप्टर्स में भी कुछ लोग जा सकते थे। एक साथ इकट्ठे होके एक हेलीकॉप्टर में जाने की कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनका एक विदेश मंत्री है जो कि पहले पूर्व में विदेश मंत्री थे, उनका नाम है मोहम्मद जावेद ज़रीफ। वो यूएस को इसके लिए, हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। क्यों? उनका जो लॉजिक है बड़ा वेग है, लेकिन फिर भी लॉजिक सही बैठता है। उनका कहना यह है कि यूएस के सैंक्शन लगाने के कारण जो है इनका जो हेलीकॉप्टर, बहुत पुराने हेलीकॉप्टर्स वो चलाते हैं, उनके पास इतना एविएशन जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह, नए हेलीकॉप्टर्स वगैरह के लिए इतने खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। तो स्पेयर पार्ट्स जो है वो ज़्यादा वो लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत पुरानी हेलीकॉप्टर्स हो गई थी, ऊपर से वेदर कंडीशंस इतनी ख़राब थी, इसीलिए ये हादसा हो गया था। तो ये एक कारण वो जता रहे हैं कि ये एक कारण है। लेकिन इसमें 2 मुख्य कारण हैं। वो है पहला सिनेरियो ये है कि इज़राइल का जो है, इज़राइल पे शक की जो सुई है वो जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ना देखिए, अभी हाल फिलहाल में हमास, हौती, हिजबुल्ला, इनको बैक कर रहा था कौन? ईरान। तो जितने भी अटैक्स हो रहे हैं इज़राइल के ऊपर, वो ईरान के कारण से हो रहे हैं। अब हुआ क्या था कि 2 महीने पहले आपको याद होगा कि ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक किया हुआ था इज़राइल के ऊपर, और उससे ईरान ने इज़राइल के ऊपर मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स, ये सारी अटैक्स की थी। हालांकि कुछ ज़्यादा क्षति नहीं पहुंची थी इज़राइल को, लेकिन इज़राइल को ये चीज़ 2 महीने पहले उन्होंने किया था। अब ईरान ने काउंटर रिटेलिएशन में किया था। क्यों ना, इज़राइल ने
ईरानी ब्रिगेडियर जनरल और जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को मारा था सीरिया में, दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट के भीतर मिसाइल अटैक करके मारा था। तो इसके बदले में ईरान ने मिसाइल अटैक्स किया था इजराइल के ऊपर। 2 महीने बिल्कुल शांत था इजराइल। तो अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि इजराइल का इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक क्यों ना पहले भी इजराइल ने बहुत सारे अटैक्स किया हुआ है ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल्स के ऊपर और जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स हैं उनके ऊपर। ये पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो कहा जाता है कि जो ये पता नहीं कितना सही है कि गलत है, लेकिन कहते हैं कि जो इजराइल का जो अज़रबैजान के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है, डिप्लोमेटिकली उनका बहुत अच्छा रिश्ता है। और ये जो हादसा घटा है ये अज़रबैजान के बॉर्डर से बिल्कुल 20 किलोमीटर के रेंज के भीतर हुआ है ये बात। अब अज़रबैजान का ईरान के साथ इतने ज़्यादा दोस्ती भी नहीं है। हालांकि इजराइल का और अज़रबैजान का बहुत ही अच्छा रिश्ता है और मोसाद को बहुत बार अज़रबैजान ने हेल्प किया हुआ है। जो मोसाद जो कि इजराइल का जो सीक्रेट सर्विस है, तो इसके लिए ये अटकलें भी लगाई जा रही है। अज़रबैजान का रोल भी इससे बिल्कुल रूल आउट किया नहीं जा सकता है। अब इसके अलावा और एक अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि ये हादसा कहीं फाउल प्ले तो नहीं है। फाउल प्ले की अगर बात की जाए, ये क्यों बात आ रही है, क्योंकि ना ईरान के भीतर भी बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल चल रहा है। देखिए, उनके यहाँ एक लीडर हैं, हार्ड लाइनर लीडर है, सुप्रीम लीडर कहा जाता है उनको। उनका नाम है आयतुल्ला अली खामेनी। अब आयतुल्ला अली खामेनी को उनको सुप्रीम लीडर किसने बनाया था? आयतुल्ला खोमेनी के बाद खामेनी बने। तो उनको सुप्रीम लीडर बनाने में किनका हाथ था? उनका हाथ था एक वहाँ एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनका नाम था अकबर हाशमी रफसंजानी। उन्होंने मदद की थी खामेनी को सुप्रीम लीडर बनने में। लेकिन उनके साथ उनके रिश्ते बिगड़ गए जब उन्होंने एक दूसरे प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया था खामेनी ने। तो रफसंजानी और इनके बीच, खामेनी के बीच प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो उसके बाद अचानक एक्सीडेंटल डेथ हो गया था रफसंजानी का 2017 में। वो भी पाए गए थे एक पूल में, स्विमिंग पूल में मृत पाए गए थे। हालांकि कहा जाता है कि उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि उस टाइम पूल के आसपास कोई भी नहीं था और एक पूर्व राष्ट्रपति ऐसे ही स्विमिंग कर रहा था, आसपास कोई नहीं था, उसका देहांत हो गया। ये भी इतने हजम नहीं हो रहा है ये बात। तो कहा जाता है कि उनका भी ये हत्या की गई थी। तो ये बात हुआ था 2017 में। तो पावर स्ट्रगल में क्या है, आयतुल्ला अली खमीनी के जो उत्तराधिकारी ये इब्राहिम राइसी भी माने जाते थे। लेकिन आयतुल्ला अली खामेनी का जो बेटा मुज्तबा खामेनी, वो भी बहुत एम्बिशियस है, वो भी चाहता है सुप्रीम लीडर बनना। तो यहाँ इब्राहिम राइसी भी हार्डलाइनर थे, खामेनी के बाद वो भी बन सकते थे सुप्रीम लीडर। यहाँ मुज्तबा खामेनी जो कि आयतुल्ला अली खामेनी के बेटे हैं, वो भी सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं। तो कहीं इसी पावर स्ट्रगल के चक्कर में ये हादसा तो नहीं हुआ है कि किसी ने बम से जानबूझ के उनके हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो थियोरीज़ हैं, ये अभी उभर के सामने आ रही हैं। तो इन्वेस्टिगेशन तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अटकलें बहुत सारी लग रही हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। जो कि मैंने जितने एनालिसिस किया हुआ है इतने सालों के, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ ईरान के पॉलिटिक्स को, तो इससे मुझे इतना, मैं इस कंक्लूजन में पहुँच सकता हूँ अपने एनालिसिस के थ्रू। तो देखिए आगे आगे इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चलता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।
वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि ना अगला वीडियो जब मैं लेके आऊँगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ना जितने आप शेयर करेंगे उतने लोगों को भी पता चलेगा कि जियोपॉलिटिक्स, जो मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स में हो क्या रहा है। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।